की ऑनलाइन क्लासों में प्यारे विद्यार्थियों आपका एक बार मैं स्वागत करता हूँ। कहानी हम पढ़ रहे थे वापसी, जिनकी लेखिका हैं उषा प्रेमवदा। हम देख रहे थे कि जो गजाधर बाबू हैं, गजन वो कितने परेशान हैं, क्या है, अकेले क्यों हैं, किस कारण से हैं। इसका पहला भाग है, वो आपको देखने के बाद ही ये भाग समझ में आएगा। तो कोशिश ये रहेगी आपकी, कोशिश नहीं पूरा 100% आपका ये रहेगा कि आपको वो पहला भाग पढ़ना है। राइट, अब हम आगे बढ़ते हैं। तुम्हें किस बात की कमी है अमर की माँ? घर में बहू हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं। सिर्फ रुपये से ही आमदनी आदमी अमीर नहीं होता। आदमी केवल रुपये से अमीर नहीं होता है, ऐसा उनके वो खुद कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं? गजाधर बाबू। ये प्यारे विद्यार्थियों, ऐसा कौन कह रहे हैं? गजाधर बाबू। किनको कह रहे हैं? अपनी पत्नी को। और अपनी पत्नी को संबोधित कैसे कर रहा है? अमर की माँ कह के। यूं थोड़ी कही गई ये मेरी लुगाई सुन, यूं थोड़ी कहते हैं। एक अमर की माँ, आदमी पैसों से ही अमीर नहीं होता है। गजेंद्र बाबू ने कहा और उन कहने के साथ ही अनुभव किया, ऐसा महसूस भी किया उन्होंने। ये उनकी आंतरिक अभिव्यक्ति थी, अंदर की बात थी। अभिव्यक्ति का मतलब था जाहिर करना, प्रेजेंट करना किसी बात को, ऐसी कि उनकी पत्नी वह नहीं समझ सकती। हाँ, बड़ा सुख है ना बहू, बड़ा सुख है ना बहू से। आज रसोई करने गई है, देखो क्या होता है, कहकर पत्नी ने आंखें मूंदी और सो गई। देखो आज रसोई बनाने गई है बहू, देखो क्या होगा क्या नहीं होगा। आगे हैं, गजेंद्र बाबू बैठे हुए पत्नी को देखते रह गए। यही थी कि क्या उनकी पत्नी, जिसके हाथों के कोमल स्पर्श, जिनकी मुस्कान की याद में उन्होंने संपूर्ण जीवन काट दिया था। उनके हाथ एक साथ में उन्होंने फेरे खाए थे, इसी हाथ को पकड़ा था, इसी के हाथ के सारे उन्होंने जीवन काटा है। वो पत्नी भी आज ऐसा बोल रही है। उन्हें लगा कि लावण्यमती, दोस्तों लावण्य का मतलब होता है सुंदरता। लावण्य का मतलब क्या होता है? सुंदरता। लावण्यमती नहीं, सुंदरता, सुंदरता वाली, जिसके पास में जो बहुत सुंदर है। लावण्यमती युवती जीवन की राह में कहीं खो गई और उनकी जगह आज जो स्त्री है वह उनके मन और प्राणों के लिए नितांत यानी जरूरी अपरिचित है। उनको ऐसा लगा कि जो पहले पहले आई थी, जो सुंदरी बन के आई थी, जिसने मेरे साथ में शादी की थी, शायद वो बदल गई है और बदल करके ऐसा लग रहा है कि अब वह स्त्री मुझे अपरिचित सा मान रही है। गाढ़ी नींद में डूबी उनकी पत्नी का भारी सा शरीर बहुत बेडौल और कुरूप लग रहा था। हट्टी कट्टी थोड़ी दुलदुल थी, तो बड़ी बद्दी लग रही थी। चेहरा श्रीहीन और रूखा था। दोस्तों, श्री का मतलब लक्ष्मी भी होता है, श्री का मतलब सम्मानजनक शब्द भी है, श्री का मतलब धन भी होता है, और श्री का मतलब सुंदरता भी होता है। तो उनके जो उसकी पत्नी, जो गजेंद्र बाबू की पत्नी के जो चेहरे की रौनक थी वो कहीं न कहीं चली गई थी। गजेंद्र बाबू देर तक निसंग दृष्टि से पत्नी को देखते रहे, फिर लेटकर छत की ओर ताकने लगे। बिल्कुल एक साथ पास में बैठकर देखते रहे कि यार क्या चीज है ये। निसंग है, निसंग, निषधन संग, निषधन संग। और इस प्रकार से वो देखते रहे अपनी पत्नी को देखते रहे। अंदर कुछ गिरा और उनकी पत्नी हड़बड़ाकर उठ बैठी। लो, बिल्ली ने कुछ गिरा दिया शायद, और वह अंदर भागी। थोड़ी देर में लौट कर आई तो उनका मुंह फूला हुआ था। मुंह फूला हुआ का मतलब यूं नहीं कि यहाँ पे कोई गोंद का फूला कर दिया। मुंह फूलने का मतलब है थोड़ी गुस्से में थी। देखा बहू को, चौका खुला छोड़ आई, बिल्ली ने दाल की पतीली गिरा दी। चौका का मतलब होता है जैसे रसोई घर नहीं होता, हालांकि चौका का मतलब होता है एक जगह होती है, उसके लीप करके बैठ के खाना खाया जाता है। पर यहाँ पर चौका का मतलब हो जाएगा रसोई। रसोई खुला छोड़ आई और देख लो वो पूरा बिल्ली ने वहां पे पतीली गिरा दी दाल की। सभी तो खाने को हैं, अब क्या खिलाऊंगी? वह सांस लेने को रुकी और बोली, एक तरकारी और 4 पराठे बनाने में सारा डिब्बा ही घी उड़ेल कर रख दिया। तरकारी थोड़ी सी सब्जी बनानी थी और पराठे बनाने थे तो पूरा घी उन्होंने खाली कर दिया। जरा सा दर्द नहीं है, कमाने वाला हाड़ तोड़े और यहाँ चीज लूटे। बिल्कुल भी मन में कोई दया नहीं है कि कमाने वाले के तो हाड़ तोड़ के मेहनत कर रहा है और इधर जी लूट रहे, मस्ती कर रहे हैं, घी भी खाली कर रहे हैं। मुझे तो मालूम था कि ये सब काम किसी के बस का नहीं है, केवल मैं ही कर सकती और कोई कर नहीं सकता, मुझे ऐसा लग रहा है। गजेंद्र बाबू को लगा कि पत्नी कुछ और बोलेगी तो उनके कान झंझना उठेंगे। मैं नहीं सहा जाता इतना। ओठ भींच करवट लेकर उन्होंने पत्नी की ओर पीठ कर ली और चुपचाप सो गए और करवट बदल दी।
रात का भोजन बसंती ने जानबूझकर ऐसा बनाया था कि कौर तक निगला न जा सके। कौर, हालांकि जैसे अपने कौर ये सरदारों में भी लगाते हैं, सरदार ने सिख कम्युनिटीज में नाम के पीछे कौर लगाएंगे, जैसे हरबंदर कौर, हरबंदर कौर लड़की का नाम हो जाएगा कौर। पर यहाँ पे कौर का मतलब हो जाएगा खाने का टुकड़ा, निगला न जा सके। इतना लोग खारा और पता नहीं स्वादहीन नीरस खाना बनाया। किसने? बसंती ने। बसंती गजाधर बाबू की बेटी है। एक बेटी का नाम कुंती है, कुंती की कांति, कांति की शादी हो चुकी है। अब बसंती वो जो घर पर है, पढ़ाई कर रही है। गजाधर बाबू चुपचाप खाकर उठ गए, पर नरेंद्र थाली सरकाकर उठ खड़ा हुआ और बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। दो बेटे अमर और नरेंद्र। नरेंद्र बोला, मैं ऐसा खाना नहीं खा सकता। बसंती तुनक कर बोली, गुस्से में, तो न खाओ, कौन तुम्हारी खुशामद करती है? मैं तो तुम्हारी चापलूसी नहीं कर सकती, खुशामदीन चापलूसी। मत खाओ, कोई दिक्कत नहीं। तुमसे खाना बनाने को कहा किसने कहा था? नरेंद्र चिल्लाया, किसने कहा था तुम्हें खाना बनाओ? बाबूजी ने। बाबूजी को बैठे बैठे यही सोचता है। बसंती को उठाकर मां ने नरेंद्र को मनाया और अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाया। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे दूसरा खिलाती हूँ। गजाधर बाबू ने बाद में पत्नी से कहा, इतनी बड़ी लड़की हो गई और उसे खाना बनाने तक का शऊर नहीं आया। शऊर, ये प्यारे विद्यार्थियों, शऊर का मतलब होता है, यहां पे हो जाएगा अनुभव। शऊर का मतलब क्या हो जाएगा? अनुभव, कि उसके अभी तक खाने बनाने का अनुभव उसको नहीं आया। किसको? बसंती को, जो उनकी बेटी है। हाँ, अरे आता सब कुछ है, करना नहीं चाहती। तो बसंती की मां बोली, सब कुछ आता है, ये करना ही नहीं चाहती है। अगली शाम मां को रसोई में देख कपड़े बदलकर बसंती बाहर आई तो बैठक में बाबू गजाधर ने टोक दिया, कहां जा रही हो? ये कपड़े वपड़े पहन के, क्या बात है, कहां चली हो? पड़ोस में शीला के घर, मेरी फ्रेंड है ना शीला, शीला के घर पे जा रही हो? हाँ पापा, डैडी टोको ना मुझे। वहां जा रही हो? कोई जरूरत नहीं है, अंदर जाकर पढ़ो, जाओ अंदर जाओ और पढ़ाई करो अंदर। गजाधर बाबू ने कड़े स्वर में कहा, कड़क के, अंदर ना जाने की जरूरत नहीं, अंदर चलो। कुछ देर अनिश्चित खड़े रहकर बसंती अंदर चली गई। हाँ तो जा रही हूं, ऐसा करके वो अंदर चली गई। गजाधर बाबू शाम को रोज टहलने चले जाते। लौट कर आए तो पत्नी ने कहा, क्या कह दिया बसंती से? शाम से मुंह लपेटे पड़ी है, खाना भी नहीं खाया, ऐसा क्यों टोकते हो मेरी बेटी को? क्या कह दिया आपने? किसने कहा? गजाधर बाबू की पत्नी ने गजाधर बाबू से कहा कि मेरी बेटी को ऐसा मत टोको। हालांकि उनकी भी बेटी है, उनकी भी बेटी है, दोनों की है। गजाधर बाबू खिन्न हो गए, उदास हो गए साहब, बहुत उदास हो गए। पत्नी की बात का उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्होंने मन में नीचे कर लिया कि बसंती की शादी जल्दी कर लेनी है, जल्दी इसकी शादी कर लेंगे बच्ची की। उस दिन के बाद बसंती पिता से बची बची रहने लगी और अब बसंती को लगने लगा मुझे पिता से बचना चाहिए, है ना, पिता से मुझे बच के चलना है। जाना हो तो पिछवाड़े से जाती, अगर घर से बाहर कहीं जाना हो तो बैक जो गेट था मकान का, जो पीछे वाला हिस्सा था, उसमें से वो चली जाती। कौन? बसंती। वहां से पीछे से निकल जाया करती थी। ठीक है, आगे हैं, आगे हैं प्यारे विद्यार्थियों। अब देखो बसंती किस प्रकार से क्या कर रही है अपने पापा के साथ। गजाधर बाबू ने दो एक बार पत्नी से पूछा तो उत्तर मिला, रूठी हुई है, गुस्सा है इसलिए वो वहां से जाती, आप कुछ मत कहो। गजाधर बाबू को और रोष हुआ, उनको और गुस्सा आया। लड़की की इतनी मिजाज, जाने को रोक दिया तो पिता से बोलेगी नहीं, मतलब ऐसा व्यवहार लड़की का, ऐसा बिहेव करती है वो कि मैंने मना कर दिया तो मेरे से बात ही नहीं कर रही। फिर उनकी पत्नी ने ही सूचना दी कि अमर अलग रहने की सोच रहा है। फिर पत्नी ने कहा कि अमर है वो यहाँ से अलग हो जाएगा अपने से। अपने पास हम बोलते हैं ना, मोजोड़ो सोरो न्यारो वेणो सावे, है ना, है बंडे आपस न्यारो जेलो, उधर अपन चले, अगर उधर देखें डुनार क्षेत्र में तो आपण बेटो आपण जो न्यारो उनकी चोच रही हो, ऐसा बोलते हैं। तो अब अमर बड़ा है, वो अलग रहने की सोच रहा है। क्यों? गजाधर बाबू ने चकित होकर पूछा। पत्नी ने साफ साफ उत्तर नहीं दिया। अमर और उसकी बहू की शिकायतें बहुत थी। उनका कहना था कि गजाधर बाबू हमेशा बैठक में पड़े रहते हैं, कोई आने जाने वाला हो तो कहीं बिठाने की जगह नहीं। अगर ऐसी शिकायत थी कि तुम बैठक में क्यों बैठे रहते हो,
कोई आना जाना वाला हो तो हम क्या कहाँ बिठाए उसको, मेहमान आए तो कहाँ बिठाना। अमर को अब भी छोटा सा समझते थे और मौके भी मौके टोक देते थे। आप तो टोकते बहुत हो बड़े बेटे को, इसलिए वो अलग से रहेगा। बेमौका, मौका का जो हो जाएगा बेमौका, बेमौका बे इसमें उपसर्ग है, बेमौका के नहीं बिना मौके के। बहू को काम करना पड़ता था और सास जब तक फूहड़पन पर ताने देती रहती थी और सास बोलती थी अच्छा ऐसी है, ऐसे होता है, यूं रोटी बनाई जाती, यूं वो किया जाता। ऐसी टोका टोकी के कारण अमर की पत्नी भी सोच रही थी कि मैं अब इस घर से अलग रहूंगी, मुझे यहां पे नहीं रहना है। गजाधर बाबू ने पूछा। पत्नी ने सिर हिलाकर जताया कि नहीं, पहले अमर घर का मालिक बनकर रहता था, बहू को कोई रोक टोक न थी। अमर के दोस्तों का प्राय यही अड्डा जमा रहता था और अंदर से नाश्ता चाय तैयार होकर जाया रहता था, आता जाता था। बसंती को भी वही अच्छा लगता था। उन्होंने कहा कि भी पहले क्या होता था कि इस घर में बसंती भी खुश थी और जो अमर था, अमर के काफ़ी सारे दोस्त थे, वो यहाँ आ जाया करते थे और बैठक में बैठे रहते थे। पर अब आपकी वजह से वो सब नहीं हो रहा है, इसलिए अमर ये सोच रहा है कि अब इस घर में नहीं रहेंगे। तो ये दिक्कत है। पहले बैठक में बैठते थे, अमर के दोस्त आते थे, बसंती को भी अच्छा लगता था कि अमर भैया के दोस्त आए हैं और वो चाय लेके नाश्ता लेके जाया करते थे। पर अब तो बैठक में आप बैठे रहते हो। गजाधर बाबू रेलवे से रिटायर होकर के घर आया 35 साल बाद में। गजाधर बाबू ने बहुत धीरे से कहा, अमर से कहो जल्दबाजी की कोई जरूरत नहीं है। अमर से कह दो जल्दबाजी नहीं करे, अलग होकर क्या करेगा। अगले दिन वह सुबह घूम कर लौटे तो उन्होंने पाया कि बैठक में उनकी चारपाई नहीं है। जहां पे बैठक में ओंगणे, अब उनका जो चारपाई था, मौसो तो जो खाट थी वो सरका दी गई थी। अंदर आकर पूछने ही वाले थे कि उनकी दृष्टि रसोई के अंदर बैठी पत्नी पर पड़ी। अपनी पत्नी को देखा कि वो रसोई में बैठी हुई है। उन्होंने ये कहने को मुंह खोला कि बहू कहाँ है, पर कुछ याद कर चुप हो गए। जैसे ही पूछने वाले थे कि बहू कहाँ है, फिर वो वापस से चुप हो गए। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार, रजाइयों और कनस्तरों के मध्य अपनी चारपाई लगी पाई। देखा कि वो जो स्टोर रूम था जहाँ पे अचार के वो पड़े रहते थे, मर्तबान हैं, रजाइयाँ, टूटे फूटे कपड़े, टूटे फूटे वो बर्तन रहे, खराब कपड़े, पुराने कपड़े, ये चीज़ें जो पड़ी रहती थी हैं, जिस कमरे में अगर अपने भाषा में बोले तो बदनान है, बदनान फदनान ये चीज़ें पड़ी रहती वन कमरा में और 12 मौसम नौकियो। ऐसा वहां पे हुआ। हेलो। अगले दिन वह सुबह घूमकर लौटे तो पाया कि उनकी वहां पे खाट नहीं है। पत्नी की कोठरी में झांका तो अचार और उसके बीच में, रजाइयों के बीच में अपना चारपाई लगी पड़ी थी। गजाधर बाबू ने कोट उतारा और कहीं टांगने की दीवार पर जगह नजर दौड़ाई। देखा कोट उतार के मैं कहाँ टांगू उसको, टांगने की जगह देखी। फिर उसे मोड़कर अलगनी के कुछ कपड़े खिसकाकर एक किनारे टांग दिया। जगह नहीं देखी तो अलगनी, अरे अलगनी में नहीं समझते, इधर दीवार से एक कील ठोक करके, इधर दीवार से कील ठोक करके बीच में तणी, जिसको अपन भाषा में बोलते हैं तणी माता कपड़ा गबा न कीड़ा, तो उसी प्रकार से यहां पे अपना वो कोट डाल दिया। कुछ खाए बिना ही अपनी चारपाई पर लेट गए। कुछ भी हो, तन आखिरकार बुढ़ा ही था, उनका शरीर बुढ़ा था। सुबह शाम कुछ दूर टहलने अवश्य चले आते, पर आते आते थक जाते थे। गजाधर बाबू को अपना बड़ा सा खुला हुआ क्वार्टर याद आ गया और वो रेलवे वाला क्वार्टर जो मिला हुआ था वो याद आया। रेलवे क्वार्टर में उनके साथ में इनके एक नौकर था, उसका नाम क्या है, दिमाग लगाओ जल्दी, याद करो, बताओ 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 बताओ, क्या नाम है? गणेशी, गणेशी नाम है। क्या नाम है? गणेशी, जो इनके साथ में उनका नौकर था। और उनको याद आया निश्चित जीवन, सुबह पैसेंजर ट्रेन आने पर स्टेशन की चहल पहल, चिर परिचित चेहरे और पटरी पर रेल के पहियों की खटखट, जो उनके लिए मजदूर संगीत की तरह थी। सब कुछ कितना अच्छा था। तूफान और डाक गाड़ी के इंजनों की छिंगाड़ उनकी अकेली रातों की साथी थी, और जो ट्रेनें निकलती थी और उन ट्रेनों की जो आवाज़ आती थी वो उनकी रात की साथी बनी हुई थी। वो ट्रेनें, कितना सब कुछ अच्छा था। सेठ रामजी मल
के मिल के कुछ लोग कभी कभी पास आ बैठते, उस मिल के जो दोस्त थे वो उनके दोस्त बन गए थे। किनकी मिल? रामजी मल की। रामजी मल के मिल के अंदर नो काम करने वाले थे, वहाँ के लोग इनके दोस्त बन गए थे। वही उनका दायरा था, एक क्राइटेरिया था, एक सीमा थी, वही उनके साथ थी। वह जीवन अब उन्हें एक खोई निधि सा प्रतीत हुआ। निधि का मतलब होता है धन दौलत, एक जो कमाया हुआ चीज था। ऐसा लगा कि मैंने बहुत कुछ खो दिया है। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। यार ये क्या जिंदगी, क्या जीवन है, शायद हम ठगे गए हैं। क्यों ठगे गए हैं? रिटायर होकर घर पे आए हैं और उनके जो घर वाले हैं उस तरह से व्यवहार करने के कारण उनको लगता है कि जीवन क्या है, मैं ठगा गया हूं यहां पे। उन्हें लगा कि वह जिंदगी द्वारा ठगे गए हैं। उन्होंने जो कुछ चाहा उनमें से उन्हें एक बूंद भी न मिली, जैसा चाह रहे थे, और उसमें से एक बूंद भी उनको नसीब नहीं हुई। लेटे हुए घर के अंदर से आते विविध स्वरों को सुनते रहे, तरह तरह की आवाजें आ रही थी, उनको सुनते रहे। बहू और सास की छोटी सी झड़प, बाल्टी पर खुले नल की आवाज, रसोई के बर्तनों की खटपट, और उसमें दो गौरैया का वार्तालाप। और अचानक ही उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब घर की किसी बात में दखल नहीं देंगे। गौरैया क्या होती है? चिड़िया। सब कुछ उनको धीरे धीरे सुनाई दिया कि वो आसपास में कुछ आवाजें आ रही है, कुछ सुनाई दे रहा है। पर अब मन में विचार कर लिया कि अब मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। जिसको जो करना है, जो मर्जी में आए करना है करे, मुझे किसी को अब कुछ नहीं कहना है। और अपना घर उनको पराया लगने लगा। किसको लगने लगा प्यारे विद्यार्थियों? गजाधर बाबू को। किनको लगा? गजाधर बाबू को। यदि गृह स्वामी के लिए पूरे घर में एक चारपाई की जगह यही है तो यहीं पड़े रहेंगे। मैं घर का मालिक हूं और मुझे अगर रहने के लिए स्टोर रूम मिला है तो कोई बात नहीं यार, यहीं रहेंगे, और तो क्या, हमारी वैल्यू खत्म हो चुकी है। अगर कहीं और डाल दी गई होती तो वहां चले जाएंगे, और अब की बार अगर ऊपर डाल देंगे कमरे के तो हम वहां जाके सो जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है। उन्होंने अपने मन को इस प्रकार से समझाया। यदि बच्चों के जीवन में उनके लिए कहीं स्थान नहीं तो अपने ही घर में परदेसी की तरह रहेंगे। और अंदर से वो दुखी होकर के महसूस करने लगे, अगर बच्चे मुझे दिल से नहीं चाह रहे हैं तो कोई बात नहीं यार, अपने घर में हम परदेसी की तरह रह लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा, कोई बात नहीं। और उस दिन के बाद सचमुच गजाधर बाबू कुछ दिन नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्या कारण हो सकता है गजाधर बाबू ने ये इतना सब सोचा? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये मेरे प्यारे प्यारे बच्चन लोगों, इसलिए सोचा था क्योंकि अब उनकी पत्नी उनके साथ ऐसा ट्रीट कर रही थी। उनका जो बड़ा बेटा अमर था वो उनके साथ ऐसा व्यवहार कर रहा था, इसलिए उनको लगा कि ये घर मेरा पराया हो गया है, मेरा घर होते हुए भी पराया है, और उन्होंने ऐसा विचार किया। और उस दिन के बाद सचमुच बाबू कुछ नहीं बोले। नरेंद्र मांगने आया तो बिना कारण पूछे ही उसे रुपये दे दिए। नरेंद्र आया, पापा पैसे चाहिए, ले बेटा, कहाँ खर्च करेगा, क्या है वगैरह, कोई नहीं पूछा। बसंती काफी अंधेरा हो जाने के बाद भी पड़ोस में रही तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। और बसंती शीला के घर पे जाती थी ना, शीला के घर में बड़े बड़े लड़के थे। अब वो काफी अंधेरा हो गया, रात होने को आ गई, और जब लेट घर आई तो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा कि यार करने दो, इनको जो करना है करने दो, मुझे क्या मतलब, मेरा तो सुनते ही नहीं है। पर उन्हें सबसे बड़ा गम यह था कि उनकी पत्नी ने भी उनमें कुछ परिवर्तन लक्ष्य नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरी पत्नी को तो कहना था बेटी ऐसा मत कर, ऐसा कर, आप यूं मत करो, वो मत करो, फिर उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं कहा, अब मैं क्या करूं। और वो बड़ा दुख हो रहा था उनको। वह मन ही मन कितना भार ढो रहे हैं इससे वह अनजानी बनी रही कि यार मेरे भाई, उनकी पत्नी की तो जिम्मेदारी बनती थी ना कि मेरे पति चुपचाप क्यों हैं, गुमसुम क्यों हैं, पूछना चाहिए था ना, पर उसने भी कुछ नहीं पूछा। तो वो और दुखी होने लगे कि यार इसकी जिम्मेदारी बनती थी, मैं इसका पति हूं, मैंने कभी इसका बुरा नहीं किया, और ये मेरे बारे में पता नहीं, मुझे हाल चाल तक नहीं पूछे। वो अंदर ही अंदर घुटते रहे। बल्कि उन्हें पति के घर के मामले में हस्तक्षेप न करने के कारण शांति ही थी। कभी कभी वे कह भी उठती, ठीक ही है, आप बीच में न पड़ा कीजिए, बच्चे बड़े हो गए, हमारा जो कर्तव्य था कर रहे हैं, पढ़ा रहे, शादी कर देंगे, कोई बात नहीं, बच्चों को तुम कुछ भी मत बोलो। और फिर भी कभी कभी कह देती थी, बीच में मत बोलो, बच्चे कर रहे हो करने दो, आपका क्या काम है, चुपचाप भजन करो, माला करो, वो करो वो करो। और वो
और दुखी हो जाते थे कि यार मेरी इस घर में जिम्मेदारी बनती है और मुझे मेरी पत्नी मना कर रही है कि तुम ऐसा मत बोलो। गजाधर बाबू ने आहत दृष्टि से पत्नी को देखा, दुखी होकर के अपनी पत्नी को देखा। उन्होंने अनुभव किया कि वह पत्नी वह बच्चों के लिए केवल धनोपार्जन के निमित्त मात्र है, कि मैं केवल धन उपार्जन, धन धन उपार्जन, ये प्यारे विद्यार्थियों, धनोपार्जन, धनोपार्जन, तो यहां पे इसमें टुकड़े हो रहे हैं, धन प्लस उपार्जन। उपार्जन का मतलब होता है कमाना, और क्या कमाना? धन को कमाना। अ और उ मिलकर के ओ बन रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें गुण संधि होगी। कौन सी संधि होगी? गुण। अ और उ का मिलकर के ओ बन जाना। तो उनके मन में लगा कि यार मैं केवल मशीन रह गया हूं, कि मैं जब तक कमाता था तब तक ठीक था और आजकल मेरी कोई वैल्यू नहीं है। जिस व्यक्ति के अस्तित्व से पत्नी मांग में सिंदूर डालने की अधिकारी है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा है, उनके सामने वह 2 वक्त भोजन की थाली रख देने से सारे कर्तव्यों की छुट्टी पा जाती है। मैंने उसकी मांग में सिंदूर भरा है, मैंने नहीं भरा, मतलब वो सोच रहे हैं कि मैंने उनकी मांग में सिंदूर भरा है, ये सोच रहे हैं। और वो केवल ये चाहती हैं कि बस 2 टाइम की थाली रख दी आगे और काम निपट गया, मुक्ति मिल गई। इसलिए वो और आहत रहने लगे। साहब बहुत दर्द उनके मन में छा गया। वह घी और चीनी के डिब्बों में इतनी रमी हुई कि अब वही उनकी संपूर्ण दुनिया बन गई है। अब उनसे कोई लेना देना नहीं। गजाधर बाबू खाया पिया, क्या किया क्या नहीं किया, कोई मतलब नहीं। गजाधर बाबू उनके जीवन के केंद्र नहीं हो सकते। उन्हें तो अब बेटी के शादी के लिए उत्साह बुझ गया। अब बेटी की शादी के लिए भी उत्साह बुझ गया। किसी बात से हस्तक्षेप न करने के निश्चय के बाद ही उनका अस्तित्व उस वातावरण का एक भाग न बन सका। अब वो टूट गए थे बिल्कुल अंदर से। उनकी उपस्थिति उस घर में ऐसी असंगत लगने लगी थी। असंगत का मतलब जो संगत में नहीं है, जो सही नहीं है। प्रश्न आता ना, संगत तर्क सुमेलित कीजिए, संगत का मतलब सही। तो अब वो नहीं बोलते थे और फिर कभी आ जाते थे, जैसे बैठे हुए किसी कमरे में, तो ऐसा लगता था कि क्यों आए पापा, यहां पे क्यों आए, ऐसा उनके बच्चों को लगने लगा। जैसे सजी हुई बैठक में उनकी चारपाई थी, ऐसा लगने लगा कि जिस प्रकार से उनकी चारपाई सजी हुई बैठक में थी वो हटा दी गई थी, उसी प्रकार से उनको भी वहां नहीं आना चाहिए था। उनकी सारी खुशी एक गहरी उदासीनता में डूब गई। जितने भी खुश थे वो पूरी की पूरी खुशी अब बिल्कुल चुपचाप गुजर गई थी। इतने शब्द निश्चयों के बावजूद गजाधर बाबू एक दिन बीच में दखल दे बैठे, और अचानक एक दिन गजाधर बाबू बैठे बैठे आखिर में बोल दिए, पत्नी स्वभावानुसार, स्वभावधन अनुसार। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वभावधन अनुसार अ प्लस अ बन करके आ बन रहा है। स्वभावानुसार, स्वभावानुसार, स्वभाव अलग है और अनुसार अलग है। ये वा में अवा बन रहा है ना, तो स्वभाव इधर हो जाएगा और यहां पे अनुसार हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अ यहां पर है, अ इसका यहां पर है, अ और अ मिलकर के आ बन रहे हैं। देखो यहां तो वही था, यहां वा क्यों हुआ? क्योंकि इसके अंदर आ लग गया। तो जब अ और अ मिलकर के आ बनता है तो वहां पर दीर्घ संधि होती है। कौन सी संधि होती है? दीर्घ संधि। और दीर्घ किसका भाग है? स्वर संधि का। ये प्यारे बच्चान लोगों, ये स्वर संधि के अंदर का जो दीर्घ संधि होती है वो इसमें बनी हुई है। स्वभाव के अनुसार, स्वभाव के अनुसार, ठीक है। तो एक दिन अपने स्वभाव के अनुसार वो ऐसा बोल बैठे। कौन बोल बैठे? गजाधर बाबू आपस में बोल ही बैठे कि क्या होता है क्या नहीं होता है, थोड़ी देर अपने बेटा लोगों से बात कर ले। और एक दिन गजाधर बाबू दखल दे बैठे तो उनकी पत्नी अपने स्वभाव के अनुसार, उनकी पत्नी कैसी थी? चिड़चिड़ी थी। थे बोला रहो फोन का ठा पड़े, चुप, फोन ठा ही नहीं पड़तू, हाँ नॉम नहीं लाड़ू टाबर। तो उनकी पत्नी तो ऐसी थी।
पत्नी स्वभावानुसार नौकरी की शिकायत कर रही थी, कितना कामचोर है। बाजार की नौकरी नहीं होगा यहां पे, हालांकि गलत प्रिंट हुआ है, नौकर हो जाएगा। बाजार की हर चीज में पैसा बनाता है, खाने बैठता है तो खाता ही चला जाता है। गजाधर बाबू को बराबर ये महसूस होता रहता था कि उनके घर का रहन सहन और खर्च उनकी हैसियत से कहीं ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कमा कम रहे हैं और खर्च ज्यादा कर रहे हैं। पत्नी की बात सुनकर लगा कि नौकर का खर्च बिल्कुल बेकार है, बेकार, जो कार नहीं है, जो सही नहीं है। छोटा मोटा काम घर में 3 मर्द हैं, कोई ना कोई कर ही देगा। उन्होंने उसी दिन नौकर का हिसाब कर लिया, कोई बात नहीं, नौकर कमाता कम है, काम कम कर रहा है, ज्यादा खा रहा है, तो इसकी छुट्टी कर देते हैं। छुट्टी कर दी उसको। अमर दफ्तर से आए तो नौकर को पुकारने लगा। दफ्तर यानी ऑफिस, कार्यालय। अमर की बहू बोली, बाबूजी ने नौकर छुड़ा दिया है, बाबूजी ने नौकर को बाहर भेज दिया, मतलब छुट्टी कर दी उसकी। अब आप नौकर नौकर मत करो, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। क्यों? कहते हैं खर्च बहुत है। हाँ, बाबूजी ने ऐसा कहा है, इसलिए छुट्टी कर दी नौकर की। ये वार्तालाप बहुत सीधा सा था, पर जिस टोन से बहू बोली थी ना, गजाधर बाबू को खटक गया। अच्छा बोल रहे थे, पैसा बहुत ज्यादा खर्च करता है ये बाबू, ये नौकर, इसलिए नौकर को निकाल दिया। तो जिस ट्यूनिंग से वो अपनी बहू बोली थी, तो गजाधर बाबू को बात दिल में लग गई। और दोस्तों, जो दिल में बात छुप जाती है ना, उसका परिणाम बहुत ही अलग रहता है। उस दिन जी भारी होने के कारण गजाधर बाबू टहलने नहीं गए थे। आलस्य में उठकर बत्ती भी नहीं जलाई। इस बात से बेखबर नरेंद्र अपनी मां से कहने लगा, अम्मा तुम बाबूजी से कहती क्यों नहीं, बैठे बिठाए कुछ नहीं तो नौकर ही छुड़ा दिया। हाँ, घर में बैठे रहे तो नौकर आ रहा था, नौकर क्यों बंद कर दिया है, तुम कहते क्यों नहीं माँ को कुछ। देखो बच्चे किस प्रकार से ट्रीट करते हैं अपने माता पिता को। अगर बाबूजी ये समझे कि मैं साइकिल पर गेहूं रख आटा पिसाने जाऊंगा तो मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे साइकिल पे आटा पिसाने वगैरह नहीं जाएगा, मुझे शर्म आती है। या तो बाबूजी खुद जाए, मैं तो नहीं जाने वाला। हाँ अम्मा, बस बसंती का स्वर था, मैं कॉलेज भी जाऊं और लौटकर घर में झाड़ू भी लगाऊं, मेरे बस की बात नहीं, मेरे से, मैं कॉलेज भी जाऊंगी और झाड़ू मेरे से वगैरह नहीं होंगे, मुझसे नहीं होता मम्मा, बाबूजी को बोल दो। बूढ़े आदमी है, अमर भुनभुनाया, चुपचाप पड़े रहे, हर चीज में क्यों दखल देते हैं। बूढ़े आदमी हो गए, उम्र हो गई उनकी, तो हर काम में क्यों दखल दे रहे, दखल अंदाजी क्यों दे रहे, चुपचाप पड़े क्यों नहीं रहते हैं। बात हो रहा क्या करना है, पौनी लोटो ना बाटी न रोमजीरी माड़ा गड़गड़ाओ माड़ा, क्यों नोमलो टाबरो होता ना ऐसा। मतलब उनके प्रति जो प्रेम था वो कहीं न कहीं समाप्त हो चुका है, वो प्रेम खत्म हो जाता है, तो आदमी अगला वाला सोचने लगता है कि शायद मेरी वैल्यू कहीं न कहीं खत्म हो चुकी है। कुछ ऐसा ही गजाधर बाबू के साथ इस कहानी में हो रहा है। कहानी का नाम है, प्यारे विद्यार्थियों, वापसी। पत्नी ने बड़े व्यंग्य से कहा, और कुछ नहीं सूझा तो तुम्हारी बहू को चौके में भेज दिया, वह गई तो 15 दिन का राशन 5 दिन में बनाकर रख दिया। 15 दिन का जो सामान पड़ा था ना बनाने का, उसने 5 मिनट में खत्म कर दिया अपनी बहू ने। बहू कुछ कहे इससे पहले वह चौके में घुस गई, चौके में चली गई। कुछ देर में अपनी कोठरी में आई और बिजली जलाई तो गजाधर बाबू को लेटे देख बड़ी चिटपटाई। ओ ससुर जी यहां सोए हुए हैं, और वो बड़ी चटपटाई। गजाधर बाबू की मुख मुद्रा से वह उनके भावों का अनुमान न लगा सकी। वह चुप आंखें बंद किए लेटे रहे। गजाधर बाबू अंदर से बहुत दुखी थे और वो चुपचाप लेटे रहे, क्योंकि उनकी औलादें थी, उनकी संतानें थी, वो खुद बोल रही थी कि पापा ऐसा क्यों कर रहा है, वो बीच में क्यों बोलता है। तो अंदर से बड़े आहत से। कहानी के अंतिम स्टेज पे चल रहे हैं, तो आपको ध्यान से इस कहानी को सुनना है। गजाधर बाबू चिट्ठी हाथ में लिए अंदर लाए और पत्नी को पुकारा। वह भीगे हाथ लिए निकली और आंचल से पोंछती हुई पास आ खड़ी हुई। गजाधर बाबू ने बिना किसी भूमिका के कहा। भूमिका का मतलब क्या होता है? लड़की का नाम तो है ये भूमिका, पर भूमिका का मतलब होता है प्रस्तावना। जैसे आप किसी के घर पे जाएंगे कुछ काम के लिए, जैसे 5,000 रुपये कहीं लेने जाएंगे तो जाते ही थोड़ी करेंगे बुआ बुआ 5,000 दे, पहले जाएंगे, बात बनाएंगे और क्या हाल चाल है वगैरह वगैरह, फिर करेंगे ना। तो उसकी भूमिका होती है, बात को बांधने का तरीका। मुझे सेठ रामजी मल की चीनी मिल में नौकरी मिल गई, तो उन्होंने कहा कि मेरी जो रामजी मल है उनकी मिल है ना, उसके अंदर चीनी मिल के अंदर मैं काम करूंगा। तो अंतिम समय में गजाधर बाबू को कहां पे काम मिल गया था? रामजी मल
कि चीनी मिल में, चीनी यानी खाड़, मिल का मतलब फैक्ट्री, चीनी मिल में काम मिल गया था। तो लिख लेना प्यारे विद्यार्थियों, ये खाली बैठे रहने से तो 4 पैसे घर में आए हैं, वही अच्छा है। 4 पैसे आएंगे वही ठीक है, मैं वहां काम करूंगा। उन्होंने तो पहले से ही कहा था, मैंने ही मना कर दिया। फिर कुछ रुक कर जैसे बुझी हुई आग में एक चिनकारी चमक उठे, उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने सोचा था कि बरसों तुम सबसे अलग रहने का अवकाश पाकर परिवार के साथ रहूंगा। खैर परसों जाना है, तुम भी चलोगी? कोई बात नहीं, मैं तो सोच रहा था कि नौकरी पूरी करके घर पे आया हूँ, अपने परिवार के साथ रहूंगा, पर मेरे कारण तो तुम सभी परेशान हो। मैं तो वापस मेरे दोस्त की जो चीनी गवर्नमेंट रेलवे में थे उनके पास में रामजी मल की चीनी मिल थी, तो कि मैं तो अब उस वापस से उन चीनी मिल में काम करने जाऊंगा। पहले रेलवे में कर लिया, अब वहाँ करूँगा। कोई बात नहीं, मैं आप मेरे से दुखी है तो मैं चला जाता हूँ, वहाँ काम कर लूँगा। तो मैं परसों जा रहा हूँ, तुम भी चलोगी? उन्होंने अपनी पत्नी से कहा। मैं? पत्नी ने शक पका कर कहा, मैं चलूँगी तो यहाँ का क्या होगा? इतनी बड़ी गृहस्थी, फिर सयानी लड़की बसंती है जो बड़ी होगी, उसकी शादी भी करनी है। मैं तो नहीं आ रही, आप जाओ। बात बीच में काटकर गजाधर बाबू ने हताश स्वर में कहा, ठीक है तुम यहीं रहो, मैंने तो ऐसा ही कहा था। और गहरे मौन में डूब गए, और गहरे मौन में डूब गए। यार पत्नी भी मेरे साथ नहीं चल रही। तो अंदर से बहुत दुखी हो गए वो कि यार मैंने जिससे शादी की है और वो मेरी पत्नी भी बोल रही है। उसको तो बोलना चाहिए था कि इस बुढ़ापे में आप कहाँ नौकरी करोगे, यहीं रहो। तो वो बोल रही कोई बात नहीं आप जाओ, मैं तो यहीं हूँ। तो अर्थात मेरी वैल्यू है, मेरा जो मुझे जो एक सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान ही खत्म है। कि तुम यहाँ रहोगे तो भी कोई फर्क नहीं, तो फर्क पड़ेगा, नहीं रहोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नरेंद्र ने बड़ी तत्परता से बिस्तर बांधा और रिक्शा बुला लिया। हाँ हाँ आप पापा जाना जाना, आपने परसों जाना है। और सामान भी बांध दिया और रिक्शा भी बुला दिया। गजाधर बाबू का टीन का बक्स और पतला सा बिस्तर उस पर रख दिया गया। टीन का बक्स, अरे वो छोटा सा नहीं होता पेटी लोहे वाली, और वो उसके अंदर ट्रिक से मैं रख दी। मतलब कोई मतलब नहीं उनसे कि तुम क्या हो और क्या नहीं हो, तुम्हें जरूरत है संतान की या नहीं है, परिवार में तुम्हें रहना है नहीं रहना, ऐसा कोई नहीं। और उन्होंने वहां से कर दिया। रवाना करने की फिराक में तुला हुआ उनका बेटा। नाश्ते के लिए लड्डू और मठरी की डलियां हाथ में लिए गजाधर बाबू रिक्शे पर बैठ गए। दृष्टि उन्होंने अपने परिवार पर डाली, सब खड़े थे ना, सबके ऊपर डाली। फिर दूसरी ओर देखने लगे और रिक्शा चल पड़ा। किसी ने ये नहीं बोला कि पापा आप यहीं रह लो, कहाँ नौकरी करोगे ना, तुम क्यों जा रहे हो, क्यों दुखी हो, मन में क्या बात है, ऐसा किसी ने नहीं पूछा। उनके जाने के बाद सब अंदर लौट आए। बहू ने अमर से पूछा, सिनेमा ले चलेगा ना? बसंती ने उछल कर कहा, भैया हमें भी चलो भैया भैया मूवी देखने चलते, चलो भैया भैया थिएटर देखेंगे। और उनकी बीवी बोली, आज मज़ा आया आज हम मूवी देखेंगे। मतलब सब खुश हो गए उनके जाने से। गजाधर बाबू की पत्नी सीधे चौके में चली गई, बची हुई मठरियों को कटोरदान में रखकर अपने कमरे में लाई और कनस्तरों के पास रख दिया। फिर बाहर आकर कहा, अरे नरेंद्र, बाबूजी की चारपाई कमरे से निकाल दे, उसमें चलने तक की जगह नहीं है, उनमें चलने तक की जगह नहीं है। बाबूजी के कमरे से वो जो पड़ा है ना चारपाई, वो निकाल दे। तो कहने का अर्थ ये है कि घर में जो बूढ़ा आदमी था गजाधर बाबू, अब उन गजाधर बाबू की यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। तो इस पाठ का मैसेज ये है, संदेश ये है, वैसे तो अकेला आदमी की मनोदशा का वर्णन है प्यारे विद्यार्थियों, पर कहने का मतलब अगर हम सोचें तो ये ध्यान देना है अपने को कि हर परिवार में पुराने दरख्त की तरह माँ बाप दादा दादी होते हैं। उनको जैसे जैसे वो एज में हो रहे हैं उनको प्यार की ज़रूरत है ना। और सच्चा प्यार वही है अपने दादा दादी जिस प्रकार से छोटे बच्चों को देते हैं हम, 2-4 साल के 5 साल के बच्चों को, वैसा ही सम्मान वैसा ही प्यार उनको भी चाहिए। अब वो काम धाम नहीं कर सकते। आप ये सोचते हैं कि 80 साल का आदमी नरेगा पे जाकर आपके परिवार के लिए कुछ कमाए, तो मुमकिन नहीं है। उन्होंने जीवन भर जितना हो सका, है ना, हम नहीं कह रहे कि उन्होंने हवेलियां क्यों नहीं बनाई, वो क्यों नहीं किया, नहीं, उनके सामर्थ्य में जितना कुछ था उन्होंने कर दिया, उनकी जिम्मेदारी उन्होंने पूरी कर ली। अब उन्हें प्यार की जरूरत है, आपके सम्मान की जरूरत है,
आप जितना मीठा रह करके अगर आपने 10 मिनट भी उनसे बात कर ली ना, उनका पूरा दिन सफल हो जाएगा। तो ये मैसेज इन्होंने दिया है उषा प्रेमवदा जी ने वापसी कहानी में। एक रिटायर होकर आया हुआ आदमी घर में कितना दुखी हो गया कि वापस से उनको चीनी मिल में काम करने पर जाना पड़ा। तो ये वही कहानी है। तो इसमें से अगर किसी भी प्रश्न के संबंधित कोई समस्या है तो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, और वापस मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। मैं भरत खुराना आपसे लेता हूँ विदा। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया। शब्बा खैर।